हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, ये जो आपकी रिपीटेड क्वेश्चन मैंने इसमें ये सीरीज चलाई है ना, तो इसमें मैं आपको 200 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो बारी बारी में एग्जाम में आते हैं वो कराऊंगी ना। तो इसमें मैं इसका पार्ट 2 है। 50 क्वेश्चन देख लिए हमने, नेक्स्ट 50 देखेंगे। तो इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो देख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना। देखो क्वेश्चन देखो, और जो है स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने से पहले फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन बच्चों अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है बच्चों, जहाँ पर टेस्ट सीरीज है, रिकॉर्डेड वीडियो के कोर्सेज हैं बच्चों, जाके चेक जरूर करना, विजिट जरूर करना ऐप पर। रेलवे के लिए फ्री टेस्ट अपलोड करे हुए हैं मैंने, आरआरबी मॉक 7 तक अपलोड कर दिए हैं, उनको भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा आपने पे नहीं करना उसके लिए, ठीक है। चलो भाई ठीक है, अभी देख लो इसमें क्वेश्चंस, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन के एंटागनिस्ट यूज एज एन एंटीकोएगुलेंट। विटामिन के का एंटागनिस्ट बच्चों आप लोगों ने बताना है कौन सा होता है ना। तो जो आपके ये एंटीडोट हैं डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स के, तो वो तो आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन के का एंटागनिस्ट आपका वॉरफेरिन होता है, जो कि आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है। और अगर वॉरफेरिन का एंटीडोट आपसे पूछेंगे तो विटामिन के आपने बताना है। हिपैरिन आपको पता है पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में आता है ना। और वॉरफेरिन जो है बच्चों कुमैरिन डेरिवेटिव होता है, इसमें जो होता है कुमैरिन रिंग होती है। एक बार क्वेश्चन बना था, इसकी वॉरफेरिन की एक्टिविटी के लिए कौन सी रिंग रिस्पॉन्सिबल है, तो कुमैरिन डेरिवेटिव है, कुमैरिन रिंग होती है, इसमें वो रिस्पॉन्सिबल है। 4 हाइड्रोक्सी कुमैरिन डेरिवेटिव होता है ये वॉरफेरिन, ओके। एस्प्रिन आपको पता है एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड होती है आपकी एस्प्रिन। बाकी स्ट्रिप्टोकाइनेज आपकी फिब्रिनोलिटिक में आती है, किस में आती है, फिब्रिनोलिटिक्स, है ना। जो क्या करेंगे, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराते हैं, स्ट्रिप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज जो ड्रग्स होती है। तो यहाँ पर आपका विटामिन के जो होता है ब्लड की क्लोटिंग कराता है बच्चों। इसका एंटीडोट इसका एंटागनिस्ट जो है वो आपका वॉरफेरिन होगा, जो ओरल एंटीकोएगुलेंट है, कोएगुलेशन नहीं होने दे रहा बच्चों, और विटामिन के ब्लड को कोएगुलेट करा रहा है। दोनों का ऑपोजिट काम हो गया, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन हमारा 2 हो गया। तो व्हाट इज द कॉमन एक्सीपिएंट यूज्ड इन पाउडर्ड मेडिकेशंस टू इंप्रूव फ्लो एबिलिटी। फ्लो को इंप्रूव कर रहे हैं एंड प्रिवेंट केकिंग को प्रिवेंट करेंगे बच्चों। फ्लो प्रोमोटर्स की बात हो रही है, जिसे आप क्या कहते हो भाई, हमने तो ग्लाइडेंट पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, ग्लाइडेंट्स को फ्लो प्रोमोटर कहते हैं। तो टैबलेट के जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सीपिएंट्स है बच्चों, बाइंडर क्या है, डिसइंटीग्रेंट कौन सा है, ग्लाइडेंट कल, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इनकी डेफिनेशन पूछ लेंगे, एग्जाम्पल पूछ लेंगे, तो आपको सारे मतलब कि ये आने चाहिए भाई, डिसइंटीग्रेंट कौन सा है, क्या करेगा, है ना। तो ये डाइलुएंट्स को फिलर्स बोलते हो, तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। कलरिंग एजेंट क्या करेंगे, प्रिजर्वेटिव क्या करेंगे, है ना। तो ये सब तो ग्लाइडेंट फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं, फ्लो को प्रमोट कराते हैं एंड केकिंग को प्रिवेंट कराएंगे। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 1 हो गया। एंटीवायरल ड्रग दैट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट पार्किंसंस डिजीज के लिए यूज कर सकते हो बच्चों। ऐसी कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जो एंटीवायरल तो है बच्चों, वायरल एंटीवायरल तो है वो, लेकिन साथ साथ में वो पार्किंसन डिजीज में भी यूज करी जा रही है। वो क्या होती है ड्रग, डोपामिन फैसिलिटेटर होती है। क्या होती है वो ड्रग जो आपकी है एंटीवायरल है, डोपामिन एंटी पार्किंसन में भी यूज कर रहे हो, तो वो आपकी डोपामिन फैसिलिटेटर होती है, एमेंटाडीन जिसे आप कहते हो। तो एमेंटाडीन क्या है बच्चों, आपकी एंटीवायरल ड्रग होती है। इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट पार्किंसंस डिजीज, एंटी पार्किंसन भी होती है हमारी एमेंटाडीन। बाकी एसिक्लोविर आपने पढ़ाई है एंटीवायरल ड्रग में, पढ़ते हो जीडोविडिन, इडोक्सिउरिडिन, सारी हमारी एंटीवायरल ड्रग में आती है। डिसोसिएटिव अनेस्थीसिया इज सीन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो हमारा जो कीटामिन है बच्चों, कीटामिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार बन गया क्वेश्चन। डिसोसिएटिव अनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन, डिसोसिएटिव अनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराता है बच्चों, याद रखना। जब आप जनरल अनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो उसमें आपके इनहेलेशनल्स आते हैं और इंट्रावीनस आते हैं। इनहेलेशनल्स में आपका जो गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है, वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, हैलोथेन, एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन आता है। और जो इंट्रावीनस जो होते हैं ना, उसमें देखो आपका डिसोसिएटिव अनेस्थीसिया प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन। ओपियोइड एनाल्जेसिक के लिए फेंटेनाइल होता है, और ये जो इंट्रावीनस में प्रोपोफोल भी आता है। बाकी आइसोफ्लोरेन इनहेलेशनल्स में आता है, ध्यान रखना, है ना। तो ये तो क्लासिफिकेशन में आपको पता ही है। फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन तो कितना इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत नहीं है। ये आपके देखो वोलेटाइल जो क्या कहते हैं, जनरल एनेस्थेटिक हो गए, लोकल एनेस्थेटिक हो गए बच्चों, एंटी कैंसर ड्रग हो गई, मतलब कि सारे के सारे क्लासिफिकेशन। ओरल हाइपोग्लाइसेमी का क्लासिफिकेशन हो गया। मैंने आपको क्या बताया, फार्माकोलॉजी में एक तो आप जनरल फार्माकोलॉजी अच्छे से कर लो, सेकंड आप क्या कर लो, फार्माकोलॉजी में ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, आपको बहुत सारी फार्माकोलॉजी यहीं से कवर हो जाती है, ओके। तो यहाँ पर कीटामिन करेक्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट है विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन, अ प्रोटीन नेसेसरी फॉर इंपॉर्टेंट फॉर स्किन
कार्टिलेज एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो विटामिन तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, एग्जाम में जो है इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। तो विटामिन जो है कोलाजन की प्रोडक्शन के लिए हमने कौन सा देखा, विटामिन सी जो होता है कोलाजन की प्रोडक्शन के लिए ये रिक्वायर्ड होता है। कोलाजन के बारे में बता रखा है कि इट इज़ अ प्रोटीन नेसेसरी फॉर स्किन, कार्टिलेज एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो विटामिन सी के डेफिशिएंसी से हमारा स्कर्वी डिजीज हो जाता है, ओके। कोलाजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है आपका विटामिन सी, ओके। सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट आपको पता ही है। विटामिन ई जो होता है बच्चों एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है ना। तो विटामिन ई इसमें ये टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन ई के बारे में पढ़ते हो आप लोग कि आपको पता है ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। विटामिन के में नाफ्थोक्विनोन रिंग है, ये याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, नाफ्थोक्विनोन रिंग होती है। B12 आप साइनोकोबालामिन को बोलते ही हो, साइनोकोबाल अमीन होता है, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है B12 में। और इसमें कोरिन रिंग होती है। B12 में कौन सी रिंग है बच्चों, कोरिन रिंग होती है, ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों ड्रग यूज इन ओपियोइड की पोइजनिंग, तो डिफरेंट डिफरेंट पोइजनिंग और उसमें क्या दोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओपियोइड की इसका मैं एक वीडियो छोटा सा दोबारा लेके आऊंगी, बस मैंने बना रखा है चैनल पर, फिर से लेके आऊंगी, बच्चे कह रहे थे, ओके। ओपियोइड की पोइजनिंग में क्या दोगे बच्चों, प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट दोगे, जैसे कि आपको ऑप्शन में नैलोक्सोन दिया है, प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है नैलोक्सोन, इसको दोगे ओपियोइड की पोइजनिंग में। एसिटामिनोफेन हमारी पैरासीटामोल होते हैं, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव पैरासीटामोल होता है। पेनिसिलिन बच्चों कॉपर चिलेटिंग एजेंट, तो इसको विल्सन डिजीज में देते हो, है ना, कॉपर की पॉइजनिंग में देते हो। और आपका जो डीमार्ट्स वाली ड्रग आती है ना, रोमेटोड अर्थराइटिस वाली ड्रग, वहाँ पर पेनिसिलामिन आप पढ़ते हो, ओके। डीमार्ट्स में आता है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटोइड ड्रग्स में आता है, ओके। एनेस्टाइलसिस्टीन जो होता है ये किसके लिए करते हो बच्चों, पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में एंटीडोट होता है ये एनेस्टाइलसिस्टीन, याद रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, दिस इज पिट्यूटरी, दिस इज पिट्यूटरी, जो हमारी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, इसकी एंटीरियर लोब होती है, एक मिडिल लोब होती है, एक पोस्टीरियर लोब होती है। पोस्टीरियर लोब के दो हार्मोन पढ़ते हो, एक तो आपका ऑक्सीटोसिन, एक वैसोप्रेसिन, दोनों ही नोना पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है, ध्यान रखना, है ना। तो बनते वैसे हाइपोथैलेमस में, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है बच्चों ये बनते नहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, फिर यहाँ से रिलीज होते हैं। बाकी इनका प्रोडक्शन तो आपका हाइपोथैलेमस में, ध्यान रखना कभी बन जाए क्वेश्चन। बाकी एंटर जो मिडिल लोब से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आपका मेलानिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एंटीरियर लोब के आपने पढ़े हैं, ग्रोथ हार्मोन पढ़ा है आपने, प्रोलैक्टिन पढ़ा है आपने, ACTH पढ़ा है आपने इसमें, और आपने क्या पढ़ा है, हमने इसमें FSH पढ़ा है भाई, हमने इसमें LH पढ़ा है और हमने इसमें ACTH पढ़ा है। ये सारे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन वाला, बता रही हूँ मैं तुम्हें। पैनक्रियाज में बच्चों आपने आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन पढ़ते हो, अल्फा से ग्लूकागोन पढ़ते हो, डेल्टा सेल से सोमेटोस्टैटिन भी पढ़ते हो। थायराइड ग्लैंड के T3 T4 कैल्सिटोनिन आपको बताया है। कैल्सिटोनिन जो कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट कराने में हेल्प करता है बच्चों, कैल्शियम के लेवल को 3 हार्मोन रेगुलेट कराते हैं। कैल्सिटोनिन हो गया आपका, पैराथॉर्मोन्स हो जाते हैं, बाकी आपका कैल्सिट्रायोल आता है, ओके। तो इसमें से कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को कम कराता है, बाकी दोनों ज़्यादा कराते हैं, मैंने आपको बता रखा है। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर है बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होती है, आपके पास कितनी किडनी है, कितनी किडनी है, 2 किडनी है, तो इनके ऊपर बच्चों 2 ही आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है। कितनी होती है आप पूछ ले आपसे, 2 एड्रिनल ग्लैंड होते हैं जो ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, ये क्वेश्चन बना था, कहाँ पर है इसकी लोकेशन, इसको सुपरा रीनल, सुपरा रीनल, रीनल के ऊपर होती है बच्चों, मतलब किडनी के ऊपर है, सुपरा रीनल कहते हो, ऑन द टॉप ऑफ द किडनी प्रेजेंट होती है। 2 किडनी तो 2 ही एड्रिनल ग्लैंड, याद रखना, है ना। तो इसका आपने पढ़ा इनर मेडुला वाला पार्ट, जहाँ पे आपने एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन पढ़ते हो, जो है ना। और आपका जो आउटर कोर्टेक्स वाला पार्ट है वहाँ से आपने ग्लूकोकोर्टिकोड, मिनरल कोर्टिकोड, सेक्स स्टेरॉइड्स पढ़े हैं। ग्लूकोकोर्टिकोड में मेनली आपका जो है जो इसमें मिनरलोकोर्टिकोड में आपका एल्डोस्टेरोन जो है एक इम्पॉर्टेंट मिनरलोकोर्टिकोड होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके हार्मोन्स हैं जो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स के पैराथॉर्मोन्स हो जाएंगे, ओके। तो और भी जो है पीनियल ग्लैंड से आपका मेलाटोनिन आता है, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर मास्टर ग्लैंड आपकी कौन सी हो गई, पिट्यूटरी, टिक कर दिया मैंने ऑप्शन 4, ओके। नेक्स्ट है, और इसको भी कौन कंट्रोल करेगा, मास्टर ऑफ मास्टर कह सकते हो आप हाइपोथैलेमस को, क्योंकि वहां से आपके रिलीज हार्मोन और रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो आपके पिट्यूटरी के हार्मोन्स को भी कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पैरासीटामोल इंड्यूस्ड हिपैटोटॉक्सिटी, पैरासीटामोल बच्चों जो हिपैटोटॉक्सिटी प्रोड्यूस कराती है ना, क्योंकि इसका जो हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट कौन सा बताया, एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन, इट इज हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल। तो ट्रीटमेंट क्या दोगे, कौन सा एंटीडोट है बच्चों हमारा, मैंने बताया एनेस्टाइलसिस्टीन होता है
है ना, बिल्कुल करेक्ट, याद रखना एनेस्टाइसिस्टीन होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द यूज ऑफ डायूरेटिक। देखो डायूरेटिक की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन कई बार बना है, तो क्या कराएंगे, डायूरेसिस कराएंगे। डायूरेसिस यूरिन का फ्लो जो है उसको इंक्रीज करा देंगे बच्चों, डायूरेसिस करा रहे हैं। इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनी, बिल्कुल करेक्ट है। डायूरेटिक्स क्या कराएंगे, यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे भाई। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसे नहीं होता बच्चों, सोडियम कम होगा वाटर ज्यादा, ऐसे नहीं होगा भाई। जहां जहां हमारा सोडियम होगा वहां वहां वाटर होगा, मतलब कि ये इंक्रीज कराते हैं। यहाँ पर डिक्रीज की जगह इंक्रीज होना था, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन। तो ये वाली बात ना इन्होंने गलत लिख दी। तो कौन सा ट्रू है बच्चों, मेरे बच्चों ऑप्शन फर्स्ट वाला ही ट्रू है, ओनली वन ट्रू है, बाकी तो दूसरा तो गलत लिख दिया इन्होंने, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई। बच्चों पीसीआई के मेंबर्स तो देखो सारे इंपॉर्टेंट है, मेंबर सारे पढ़ लेना, एक फटाफट से रिवाइज कर लो, ठीक है। तो देखो पीसीआई के मेंबर की बात हो रही है ना, मेंबर की बात हो रही है किसकी, पीसीआई की। तो मैंने अभी आपको पीसीआई के मेंबर छोटे से वीडियो बनाया भी अभी, है ना। कौन से मेंबर है, पीसीआई के कौन से वाले मेंबर, इलेक्टेड मेंबर है। तो इलेक्टेड मेंबर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, देखो इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं पीसीआई के, उसमें से जो 6 मेंबर होते हैं इलेक्टेड में, 6 मेंबर्स जो होते हैं उनको यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इलेक्ट करती है। और जो ये कहाँ से इलेक्ट करती है, जो यूजीसी के अंडर कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, तो वहाँ का जो टीचिंग स्टाफ होता है ना, तो इसमें से कम 4 तो टीचर होने चाहिए जो आपके एटलीस्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी में जो उनके टीचर हो। तो मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो ये तो 6 तो जो यूजीसी ने इलेक्ट करे, ठीक है, 6 तो आपके जो 6 मेंबर जो वो यूजीसी इलेक्ट करेगी, और वो कहाँ से, टीचिंग स्टाफ से आते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया हमें। फिर आपका जो एक मेंबर है वो एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो होता है ना, जैसे आपका पीसीआई होता है फार्मासिस्ट के लिए, ऐसे ही आपके जो डॉक्टर्स वगैरह जो इनका एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो एमसीआई जो इसके जो मेंबर्स होते हैं ना बच्चों, इसके जो मेंबर्स होते हैं, इसके मेंबर्स में से एक मेंबर इलेक्ट होके आएगा। एमसीआई जो है अपने मेंबर्स में से एक मेंबर इलेक्ट करके देगी हमने हमें, वो मेंबर आपका पीसीआई, देखो वो एमसीआई का मेंबर था ही, वो आपका पीसीआई का भी जो है इलेक्टेड मेंबर हो जाएगा, ठीक है। तो पीसीआई के इलेक्टेड मेंबर में 6 तो आपका यूजीसी ने इलेक्ट कर दिया, एक एमसीआई से इलेक्ट होके आ गया, ठीक है, एमसीआई के खुद के मेंबर्स में से, ठीक है। अब और जो मेंबर्स होते हैं वो आपके जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, आपके डिफरेंट स्टेट में आपके जो हमारे जैसे पीसीआई तो सेंट्रल लेवल पे होगी, स्टेट लेवल पे आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है। तो जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है, अब डिफरेंट कितनी आपकी स्टेट फार्मेसी, हर एक स्टेट में लगभग स्टेट फार्मेसी काउंसिल होते हैं, वो बात अलग है। जो जॉइंट स्टेट की बात होती है ना, दो से ज़्यादा स्टेट मिलकर आपकी अपनी एक बना लेते हैं, बाकी आपकी हर स्टेट में स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है। तो ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो होती है बच्चों, है ना, तो इसमें से एक मेंबर जो है ये इलेक्ट करके देंगी, और वो मेंबर जो होता है ना वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है भाई, हमारा ये मेंबर, ये जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो मेंबर्स है ना, मेंबर इसके जो मेंबर है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के, इस इन मेंबर्स में से ही एक आएगा, और वो क्या है भाई, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जरूर होना चाहिए भाई, ये बात याद रखना, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लो कितनी आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, तो कितने ही ये जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल वाले जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके इलेक्टेड मेंबर की कहानी मैंने आपको बताई थी। तो अब यहाँ पर देख लो आपके ऑप्शन में क्या मिला है, कह रहे 5 मेंबर इलेक्टेड बाय यूजीसी। ना भाई हमारे यूजीसी ने तो 6 मेंबर इलेक्टेड करे थे, 5 की जगह 6 होता तो हम इसको सही मान लेते। अभी तो फर्स्ट वाली बात गलत है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको क्या बताती हूँ, देखो ट्रू पूछा इन्होंने। अब पहली बात तो आप बिल्कुल श्योर हो कि गलत है, बाकी दोनों में श्योर ना भी हो, पहली में श्योर हो गलत है, तो जिसमें फर्स्ट दिख रहा है उसको काट दो। ट्रू पूछा है तो ये ट्रू नहीं कर सकते, ना ही ये ट्रू करोगे, ना ही ये ट्रू करो, बचा क्या, ऑप्शन 3 बचा कि ओनली 2 वाला ट्रू है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारी बार इस तरीके से आंसर निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें बात तो सिर्फ सेकंड वाली सही है, थर्ड वाली बात भी गलत निकलेगी। चलो पढ़ लो एक बारी। कह रहे 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो कह रहे कि 1 मेंबर, हाँ, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आता है और जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। मैंने आपको बताया अभी, एक मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपने मेंबर्स में सिलेक्ट करके देगी आपको, और वो क्या होगा बच्चों, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। अब कह रहे 2 मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। भाई एमसीआई ने अपने मेंबर्स में सिलेक्ट करे थे, लेकिन वो 2 नहीं, वो 1 था। कितना था, 1 था, है ना। तो ये बात गलत हो गई, ये बात भी गलत हो गई। बात कौन सी बची, ओनली 2, जो कि हमें ऑप्शन 3 में दे रखा है, ओनली 2 वाली बात सही है, बाकी सारी बातें गलत हैं बच्चों। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 3 मतलब कि सी हो गया ना।
वट इज द मिनिमम एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिटेल ड्रग स्टोर। चाहे वो रिटेल की बात करें चाहे वो होलसेल की बात करें, तो आपने क्या कहना है, हमने 10 स्क्वायर मीटर कहना है। अगर बोथ रिटेल एंड होलसेल की बात होगी तो आप 15 स्क्वायर मीटर करोगे। अभी यहाँ पर 10 स्क्वायर मीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ओरल रूट और यूज फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखो बच्चों, ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आज से आपको ऑप्शन देके पूछ लेते हैं कौन सा ओरल है, कौन सा पेरेंटल है, कौन सा टॉपिकल है, कौन सा लोकल है, तो आपको सारा आना चाहिए। तो कह रहे कौन सा जो है ओरल में आता है, तो इंट्रामेडुलरी तो ओरल है क्या, इंट्रामस्कुलर दे रखा है, सबक्यूटेनियस तो ये तो सारे पेरेंटल है। बचा क्या, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो टंग के नीचे ड्रग को रखा जाता है, जैसे कि आपकी एंजिना के केस में ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट पढ़ते हो, है कि नहीं, सबलिंगुअल रूट से। तो करेक्ट है ऑप्शन 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिनर्जिक ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायसीना ग्रेविस। भाई मायसीना ग्रेविस बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मायसीना ग्रेविस आपकी ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है भाई, ऑटो इम्यून डिजीज है ना, ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं। इसमें ना क्या होती है, जो आपके निकोटिक रिसेप्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है बच्चों, मायसीना ग्रेविस में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कौन सा कोलिनर्जिक ड्रग यूज करेंगे। देखो मायसीना ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए आप शॉर्ट एक्टिंग ड्रग एड्रोफोनियम यूज करते हो। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, डायग्नोसिस ऑफ मायसीना ग्रेविस के लिए एड्रोफोनियम शॉर्ट एक्टिंग ड्रग यूज करते हो। लेकिन बात जब ट्रीटमेंट की आएगी ना बच्चों, तो शॉर्ट एक्टिंग तो दोगे नहीं, है ना, ट्रीटमेंट में शॉर्ट एक्टिंग थोड़ी ना काम करेगा। तो यहाँ पर क्या देंगे हम, नियोस्टिग्मिन देंगे, पाइडोस्टिग्मिन देंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप एंटीकोलिनेस्टेजेस देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एट्रोपिन, बाकी प्रोपेनलोल नहीं होगा, दिस इज बीटा ब्लोकर, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर होता है, डायजेपाम बेंजोडायजेपिन्स है। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखो, इन क्लिनिकल फार्मेसी व्हाट डज ओटीसी। देखो ओटीसी बहुत बार, सिंपल सा क्वेश्चन, ओवर द काउंटर बहुत बार आता है बच्चों, बहुत बार। ओवर द काउंटर इसका मतलब होता है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है ना, ओवर द काउंटर जो आपको मिल जाती है, सिंपली वही होती है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर कॉमन यूज इन ऑटोक्लेव के स्टरलाइजेशन। मतलब स्टरलाइजेशन तो बताया या मैंने आपको कितना इंपॉर्टेंट है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन की सारी बातें इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारी जितनी बातें बनेंगी सारी इंपॉर्टेंट है। स्टरलाइजेशन को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, पढ़ा तो आपने पहले हुआ है, बहुत बार पढ़ा, लेकिन जो है फाइनल टच दे दो उसको, एक बार रिवाइज करके बस साइड रख दो, रिवाइज कर लो अच्छे से स्टरलाइजेशन को। तो ऑटोक्लेव की बात हो रही है, ऑटोक्लेव जो होता है बच्चों आपका मोइस्टेड स्टरलाइजेशन में आता है, ऑटोक्लेव आता है मोइस्टेड स्टरलाइजेशन में। और एक और बात जो हर बार ही क्वेश्चन बनता है कि भाई हमारा सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए क्या यूज़ करोगे, तो भाई ऑटोक्लेव यूज़ करोगे, सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑटोक्लेव आते हैं, तो मोइस्टेड स्टरलाइजेशन यूज़ होगा, ठीक है। तो इसकी जो ये कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशंस बच्चों है, कितना टेम्परेचर चाहिएगा और कितना आपका मिनिमम होल्डिंग टाइम होगा। अब एक बात इसके लिए याद रखना, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना बच्चों, तो आपका जो टाइम है वो कम लगेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो टाइम आपको कम लगेगा स्टरलाइज करने में, है ना। तो देखो इसमें जो है, मैं अभी आपको टेबल दिखाती हूँ, ठीक है। तो उसमें है, तो इसमें ऑप्शन देखो आपके, तो देखो उसमें जो है 240, इतना ज़्यादा टेम्परेचर तो है ही नहीं। 120, ये 100 वाला भी इसमें है ही नहीं इस टेबल में, तो 121 है, ठीक है। तो ये देखो LB 20 नहीं होता वैसे, 40 से 50 मिनट तो इसमें है ही नहीं। 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, उसके बाद 30 मिनट तक आपने टेम्परेचर उसमें है आपका, तो 40 वाला तो काट ही दो। तो बिल्कुल करेक्ट आपका जो है ऑप्शन 4 हो गया, 121 डिग्री सेल्सियस, 15 LB मतलब पाउंड जो है, ये प्रेशर की बात हो रही है, 15 से 20 मिनट के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये टेबल की बात करी थी मैं आपको, तो एक बार ये इसको अच्छे से याद करना है बच्चों। 115 से 118 के लिए आपका जो है 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 121 से 124 के लिए 15 मिनट्स, 126 से 129 के लिए 10 मिनट्स, और 134 से 138 के लिए 5 मिनट्स, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर आपने बढ़ाया, आपका जो ये देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपका जो ये टाइम देखो आपका कम होता जा रहा है ना। 30 से फिर 15, फिर 10 हुआ, फिर 5 हो गया, ठीक है। मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है उतना आपका टाइम कम लग रहा है, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि रेलवे में प्रीवियसली क्वेश्चन 121 वाला ही पिछली बार रेलवे में पूछा गया था, ठीक है। तो इसके लिए 15 मिनट है, 121 के लिए 15 मिनट याद रखना। 121 के लिए कितना याद रखोगे, 15 मिनट। 121 के लिए क्या याद रखना है बच्चों, हमें 15 मिनट, है ना। 121 से 124 के लिए कितना है, 15 मिनट है। 115 से 118 के लिए कितना है बच्चों, याद कर लो, 30 मिनट है। 30 का फिर आधा कर दिया था आपने 121 से 124 के लिए। 126 से 129 के लिए आपने फिर 10 याद रखना है। 134 से 138 के लिए आपने 5 मिनट्स याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट है। 121 के लिए 15 मिनट्स।
नेक्स्ट है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन जो है, ये क्वेश्चन भी बना है आपसे 2 से 3 एग्जाम में पूछा गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेनली काम क्या होता है बच्चों, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन का काम होता है। क्या होता है, क्या करती है, न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करेगी। देखो रेगुलेट करेगी ब्लड का शुगर को रेगुलेट करने का काम आपके इंसुलिन हार्मोन का काम है, जो आपका पेनक्रियाज करा देगा, क्योंकि पेनक्रियाज से ही तो आपका इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती है वहां से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। तो इंसुलिन ने क्या करना है भाई, ले दे के हमारा ग्लूकोज कम कराना है। याद रखना इंसुलिन क्या करेगा बच्चों, ग्लूकोज को कम कराएगा। इस बात को याद रखोगे तो इंसुलिन का क्वेश्चन कर पाओगे जो भी आपसे बनेगा। भाई इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई इंसुलिन की जितनी बातें सारी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसकी जितनी बातें बनती है भाई, इसकी डिस्कवरी किसने करी, बेंटिन एंड बेस्ट ने करी, है ना। तो इसमें कितने अमीनो एसिड है भाई, एक प्रोटीन है, अमीनो एसिड से मिलकर बना है। चेन ए चेन बी टोटल 51 होते हैं। चेन ए में 21, चेन बी में 30 होते हैं। ओके, इसने क्या करना है, ग्लूकोज का लेवल कम कराएगा। कैसे कराएगा बच्चों, क्या करेगा, ग्लूकोज को इसने कम कराना है तो क्या करेगा भाई, ग्लूकोज को कहेगा भाई ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर स्टोर हो जा, ग्लाइकोजन बना देगा। मतलब कि ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करा देगा, ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करा देगा। लेकिन ग्लाइकोजन को टूटने नहीं देगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस जो है उसको इनिबिट करा देगा भाई, ग्लाइकोजन को टूटने नहीं देगा। बाकी जो नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज जो बन रहा था ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो हो रहा था उसको भी नहीं होने देगा। इसने क्या करना है भाई, ग्लूकोज को कम करा के रखना है, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे। ये न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन का मेन काम है, बाकी रेगुलेट करना ब्लड का शुगर हमारा जो ये कर देगा। और इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडस नहीं, डायबिटीज मेलिटस याद रखना। इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज मेलिटस याद रखोगे ना। इंसिपिडस तो एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से हो रही थी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बाइल को स्टोर करने का काम गोल ब्लैडर का है। लीवर में बाइल बनता है, लीवर में बाइल बनता है। बाइल स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में जाके बाइल स्टोर होता है। ठीक है, और बाइल जो है फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए बाइल की रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता ही है। फैट के डाइजेशन में फैट का जो इमल्सिफिकेशन होता है। ठीक है, बाकी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो आपका जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट है विच एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हैज पाइपराजीन न्यूक्लियस। तो देखो एंटी हिस्टामिनिक का ये केमिकल क्लासिफिकेशन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। एंटी हिस्टामिनिक का केमिकल क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर ना क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बता रखा है अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव। अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव जो होता है इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिन हाइड्रेनेट आती है इसमें। ठीक है, डोक्साइलामिन, क्लेमास्टिन भी आती है। ठीक है, तो ठीक है, ये अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होता है। फिर इथाइलिन डाई अमीन डेरिवेटिव में आपकी होती है मीपायरामीन आती है। फिर आपके हैं प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव में क्या आता है, फेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन, ब्रोमफेनिरामिन। ये क्या, प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव। आपसे क्या पूछा, पाइपराजीन न्यूक्लियस किसमें है ना। और एक फिनोथायाजीन्स होते हैं जिसमें आपका प्रोमिथाजीन आता है। ठीक है, तो आपसे पाइपराजीन पूछा है ना, तो ये आपकी साइक्लिजीन, मिक्लिजीन, ये सारी जो होती है ना, ये जो है इसमें साइक्लिजीन में आपका पाइपराजीन न्यूक्लियस है, पाइपराजीन रिंग प्रेजेंट होती है। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज विच 2 मेजर कंपोनेंट। भाई सीएनएस में क्या क्या आता है, देखो बच्चों, देखो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम, क्या कर रहे हो भाई तुम, देखो नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें आपका क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाए आपका, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आता है। और जो ब्रेन और जो स्पाइनल कोड से नर्व्स अराइज हो रही है बच्चों, ब्रेन वाली कौन सी, क्रेनल नर्व, और जो स्पाइनल कोड वाली स्पाइनल नर्व्स वो आपके पीएनएस में आती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। आपकी जो नर्व्स अराइज होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड से, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूट करती है पीएनएस को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चों, इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है, किसमें, पीएनएस की बात करी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो आपकी भाई आपके स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करेगा। सोमैटिक जो आपकी वॉलंटरी एक्टिविटीज के लिए है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक जो भाई आपके बस में नहीं है, ऑटोनॉमिक है ये। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक में बच्चों आपका आता है, ऑटोनॉमिक में क्या आएगा हमारा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। सिंपैथेटिक जो स्ट्रेस इमरजेंसी के टाइम पे एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक जो आपका सिंपली शांति से बैठे हो भाई अपना जो है, पैरासिम्पैथेटिक जो नॉर्मली आपका काम करता है। ठीक है, समझ आया।
तो यहाँ पर तो आपसे सिंपल ही पूछा हुआ है, सीएनएस में तो क्या ब्रेनो स्पाइनल कोड ही आता है, तो आपका तो ऑप्शन 1 ही होना था। मैंने तो आपको कहानी बता दी, बस आंसर तो बिल्कुल सिंपल है, ब्रेनो स्पाइनल कोड आपके आते हैं किसमें, सीएनएस में आते हैं। जैसे चूज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बच्चों कितनी जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट बताने की जरूरत है क्या, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे मेन बात है बीटा लैक्टम रिंग, अभी ये रिसेंटली पूछ लिया क्वेश्चन। आप देखो कितना सिंपल है भाई, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में कौन सी रिंग है भाई, बीटा लैक्टम रिंग नाम ही बता रहा है, बीटा लैक्टम इनका नाम है, इनमें बीटा लैक्टम रिंग तो है ही है ना। तो पेनिसिलिन आती है, सिफालोस्पोरिन आती है, कार्बापिनम्स और मोनोबैक्टम। मोनोबैक्टम में एस्ट्रियो नाम आता है, कार्बापिनम्स में इमीपिनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम आता है, ठीक है। तो बीटा लैक्टम कौन सी तरह, स्ट्रिप्टोमाइसिन तो बच्चों अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आ जाएगी। अमोक्सिसिलिन एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में अमोक्सिसिलिन जो है, और एम्पिसिलिन बेकैम्पिसिलिन आती है, अमोक्सिसिलिन एम्पिसिलिन बेकैम्पिसिलिन। तो अमोक्सिलिन आपकी पेनिसिलिन है, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आ गई। डॉक्सीसाइक्लिन आपकी टेट्रासाइक्लिन में से आ जाएगी, जो कि आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन आती है, क्लोरामफेनिकोल आती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन हमारे फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है बच्चों, क्वेश्चन बना हुआ था आपसे, फ्लोरोक्विनोलोन्स में कौन सी ड्रग आएगी, या फिर ये पूछा हुआ था सिप्रोफ्लोक्सासिन कौन सी क्लास की ड्रग है। फ्लोरोक्विनोलोन्स में आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, ये फ्लोक्सासिन वाली जो होती है, स्पार फ्लोक्सासिन, गैटिफ्लोक्सासिन, मी फ्लोक्सासिन, फ्लोक्सासिन वाली सारी फ्लोरोक्विनोलोन्स में आती है, जो डीएनए गायरस को इनहिबिट कराती है, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है सेल वॉल पे कौन सी ड्रग एक्ट कर रही है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली क्वेश्चन बने हुए हैं। सेल वॉल पे पेनिसिलिन है, सिफालोस्पोरिन है आपकी, और बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन एंड साइक्लोसिलिन, ये सारी सेल वॉल पे एक्ट करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी, आपकी अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होगी, मैक्रोलाइड होगी, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल होगी, सारे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, ठीक है। और डीएनए गायरस को आपकी सिप्रोफ्लोक्सासिन मतलब फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं। समझ आई बात, बिल्कुल आई। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्वियोली इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है बच्चों, ठीक है। एल्वियोली, एल्वियोली जो होती है लंग्स की फंक्शन यूनिट को एल्वियोली कहते हो, किसको कहते हो, लंग्स की फंक्शन यूनिट को एल्वियोली कहते हो। एल्वियोली का मेनली काम क्या होता है बच्चों, मेन जो गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स में, गैसेस एक्सचेंज, मेन जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो एल्वियोली में ही होता है, ओके। तो एल्वियोली का क्या फंक्शन है बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड, तो ब्लड में जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम आपकी आरबीसी कर देती है बच्चों, ठीक है। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होती है ना ब्लड के अंदर, वो क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है उसका। फिल्टर पार्टिकल फ्रॉम द एयर, एक्सचेंज गैस बिटवीन एयर एंड द ब्लड, हाँ तो मेन गैसेस एक्सचेंज आपका एल्वियोली में ही होता है। प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट, रिड्यूस सरफेस टेंशन, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। मेन जो गैसेस एक्सचेंज आपका एल्वियोली, एल्वियोली गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक्सचेंज गैसेस बिटवीन एयर एंड द ब्लड, ओके। नेक्स्ट देखो, विच बोन इज लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, भैया कितनी बार पूछोगे, बहुत बार आया, लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, वन एंड द ओनली फीमर को याद रखते हो, है ना। फीमर जिसको आप थाई बोन भी कहते हो बच्चों, थाई में प्रेजेंट होती है ना फीमर जो होती है, भाई लॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग बोन हमारी बॉडी की कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, फीमर है। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कौन सी है भाई, स्मॉलेस्ट जो है, जो स्मॉलेस्ट है वो एस से ही है, STAPES, जो आपके कान में आपने पढ़ी है ना, ईयर ओसिकल्स, ईयर की बोन्स आपके मिडिल ईयर में होती है ना। MIS मैलियस इनकस और स्टेपिस जो होती है, ये आपकी मिडिल ईयर की जो मतलब कि ईयर ओसिकल्स, ईयर की बोन्स होती है जो मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है, तो इसमें स्टेपिस सबसे छोटी बोन होती है आपके बॉडी की, ओके। तो हमारा जो है ऑप्शन फीमर करेक्ट हो गया। बाकी टिबिया भी आपके पैरों में होती है, ह्यूमरस रेडियस आपके हाथ में होती है, ओके। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, बच्चों ग्राम स्टेनिंग बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम स्टेनिंग। तो क्या होता है इसमें ग्राम स्टेनिंग में, देखो सबसे पहले क्या करा इसमें ग्राम स्टेनिंग में, आपने जो प्राइमरी स्टेन आपसे पूछेंगे तो कहोगे क्रिस्टल वायलेट जो है आपकी प्राइमरी स्टेन होती है, क्रिस्टल वायलेट। उसके बाद आयोडीन एज अ मोर्डेंट आपने यूज़ करा, इसको फिक्स करने के लिए आयोडीन यूज़ करा मोर्डेंट के रूप में। फिर डीकलराइजर जो है आपका अल्कोहल यूज़ करते हो, जो मतलब कि इसको वॉश करने के लिए डीकलराइजर। उसके बाद काउंटर स्टेन आपका सैफ्रानिन होता है। तो ग्राम नेगेटिव जो होंगे वो तो वॉश होके डीकलराइजर से काउंटर स्टेन को लेके वो रेड या पिंक कलर के दिखाई देंगे, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव है ना वो इसी से स्टेन रहेंगे, उनके ऊपर वो काउंटर स्टेन से स्टेन नहीं होंगे, ग्राम पॉजिटिव वाले, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग का इससे पता लगाते हो आप, कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है, ये पता लगा लेते हो आप इससे, ठीक है। तो क्या है देखो मेन पर्पस लिखा, क्या लिखा है इन्होंने, आइसोलेट बैक्टीरिया फ्रॉम द मिक्स कल्चर, नहीं आइसोलेट नहीं करेंगे हम, वायरस के लिए तो है ही नहीं, स्पोर्स को नहीं डिटेक्ट करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेस पे, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ना उनमें थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, देखो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। भाई पिछली बार रेलवे में पूछा गया था
है ना। बैक्टीरिया की सेल जो है सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ना। याद रखना है बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर है किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग इज सेलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट यूज्ड इन नाजल डिकंजेस्टेंट एंड मिड्रियाटिक। देखो अभी जो रिसेंटली पेपर हुए ना, तो आपका उसमें ना ये जो फिनाइलएफ्रिन बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है भाई। फिनाइलएफ्रिन का क्वेश्चन कई एग्जाम में बना है ना। फिनाइलएफ्रिन देखो क्या है क्वेश्चन, सेलेक्टिव अल्फा 1 का एगोनिस्ट है, तो क्या याद रखोगे फिनाइलएफ्रिन के बारे में, अल्फा 1 का एगोनिस्ट है, नेजल डिकंजेसेंट होता है। बाकी आपने और भी पढ़े नेजल डिकंजेसेंट, जैसे कि आपका जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, नाफाजोलिन पढ़ते हो, इमेडाजोलिन कंपाउंड होते हैं। अब आप इसको भी याद रखो, फिनाइलएफ्रिन को भी क्या है, नेजल डिकंजेसेंट होता है फिनाइलएफ्रिन। दो बातें हो गई इसकी। तीसरी बात क्या है, मिड्रियाटिक है, मिड्रियासिस भी करा रहा है बच्चों। 3 बातें याद रखो, अल्फा 1 का एगोनिस्ट याद कर लो, नेजल डिकंजेसेंट होता है, मिड्रियासिस कराता है। अब किसी तो एग्जाम में बना था कि भी कौन सी ड्रग मिड्रियासिस करा रही है, कहीं पे पूछ लिया नेजल डिकंजेसेंट कौन सा है, कहीं पे पूछ लिया कि अल्फा 1 का एगोनिस्ट भी, जैसे ये पूछ रखा है इसमें, ठीक है। तीनों बातें पूछ रखी है, तो इसको ये क्वेश्चन बना है फिनाइलएफ्रिन का, तो तीनों बातें याद रखो, क्या पता आपसे क्या पूछ ले, है ना। बाकी एफेड्रिन आपका जो है ब्रोंकोडायलेटर होता है, आपको पता ही है। एम्फिटामिन जो आपका सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। टिमोलोल जो है बीटा ब्लॉकर है भाई, ये ग्लूकोमा में यूज होता है। टिमोलोल जो है ऐसा बीटा ब्लॉकर जो ग्लूकोमा में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी फिनाइलएफ्रिन हो गया। और एक और बात फिनाइलएफ्रिन की, जब आपको व्हेन ओनली मिड्रियासिस इज रिक्वायर्ड, साइक्लोप्लेजिया नहीं रिक्वायर्ड होता, सिर्फ मिड्रियासिस रिक्वायर्ड होता है, तो आपका फिनाइलएफ्रिन यूज करते हैं। लेकिन अगर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है तो आपका एट्रोपिन आता है जो मिड्रियासिस भी करा देगा, साइक्लोप्लेजिया भी करा देगा। लेकिन अगर साइक्लोप्लेजिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मिड्रियासिस करानी है, तो हम फिनाइलएफ्रिन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। ध्यान रखने क्वेश्चन बना हुआ है कि व्हेन ओनली मिड्रियासिस इज रिक्वायर्ड, साइक्लोप्लेजिया इज नॉट रिक्वायर्ड, देन विच ड्रग इज यूज्ड, फिनाइलएफ्रिन के साथ जाओगे, ओके। नेक्स्ट देखो, ऑन्डेनसिट्रोन इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोज एंड वॉमिटिंग इन। ऑन्डेनसिट्रोन बच्चों क्या याद रखोगे, 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है। क्या याद रखोगे, 5-HT3 का क्या है, एंटागनिस्ट याद रखोगे। कहाँ पर दे रखो, ऑप्शन 2 में दे रखा है। 5-HT3 का एंटागनिस्ट कौन सा, ऑन्डेनसिट्रोन होता है बच्चों। किस में यूज कर रहे हो, कीमोथेरेपी जो इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए, हाँ 5-HT3 का एंटागनिस्ट ऑन्डेनसिट्रोन यूज करते हैं। बाकी H2 एंटागनिस्ट में टिडीन वाले ड्रग आते हैं, सिमेटिडीन, रेंटिडीन, फेमोटिडीन, निजाटिडीन, सारे टिडीन वाले क्या होते हैं, H2 ब्लॉकर होते हैं। एड्रिनर्जिक के एंटागनिस्ट एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग या फिर अल्फा ब्लॉकर होंगे या बीटा ब्लॉकर होंगे ना। H1 एंटागोनिस्ट में एंटी हिस्टामिनिक्स आते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज contraindicated during pregnancy as they are associated with risk of fetal damage। ये हमने लास्ट टाइम पिछली वीडियो में भी आया था ना। तो देखो क्या है, प्रेगनेंसी में नहीं देनी भाई, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि फीटल डैमेज करा देंगी। आपके एस इनिबिटर होते हैं बच्चों, एस इनिबिटर जो होते हैं इनको प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, फीटल डैमेज करा देंगे, याद रखना है, प्रेगनेंसी में नहीं देने। बाकी हाइड्रोलाजिन, मिथाइल डोपा, निफिडिपिन दे सकते हो, लेकिन एस इनिबिटर जो होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर जो होते हैं, जैसे प्रिल वाले ड्रग आते हैं, लाइक कैप्टोप्रिल, लिथिनोप्रिल, इनालाप्रिल, ये सब प्रिल वाले होते हैं, तो इनको प्रेगनेंसी में मत देना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बाकी एक और जो है ड्राई कफ भी करा देते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बना है बच्चों क्वेश्चन। विच ड्रग इज एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट है, यूज्ड एज पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक में आपका स्पैनलैक्टोन आता है बच्चों। पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक जो होते हैं ना, उसमें आपके एक तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होते हैं, जिसमें कि आपके क्या आता है, स्पैनलैक्टोन आता है। एक आपके रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर आते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें आपका ट्राइमेट्रिन और अमाइलोराइड आता है, ओके। तो ये आपके पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स की बात हो रही है, जो हाइपर कैलीमिया करा देते हैं, है ना। और आपका जो ये जो है एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट स्पैनलैक्टोन है, तो जाइनेकोमास्टिया भी करा देता है। हाइपर कैलीमिया तो कराएगा, जाइनेकोमास्टिया भी करा देगा। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरिनोन होता है, कैनरिनोन होता है, ओके। और ये स्टीरोडल होता है, क्या होता है, स्टीरोडल होता है, ध्यान रखना। मैनेटोल ऑस्मोटिक डाययूरेटिक में आता है, हाइड्रोक्लोरथायजाइड थायजाइड्स में आता है, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशन। भाई इंसुलिन की सारी कहानी बहुत जरूरी है भाई, मैंने क्या बताया, इंसुलिन की जितनी बातें बनती है सारी इंपॉर्टेंट है, तो इंसुलिन की प्रेपरेशन तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटरमीडिएट एक्टिंग आइसोफिन इंसुलिन बिल्कुल करेक्ट है, ये इंटरमीडिएट में आती है। इंसुलिन ग्लार्गिन जो है ये लॉन्ग एक्टिंग में आता है। प्रोटामिन जिंक इंसुलिन भी लॉन्ग एक्टिंग में है। रेगुलर वाला जो होता है ये शॉर्ट में आता है बच्चों।
और ये जो है लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन ये अल्ट्रा शॉर्ट में आते हैं। तो यहाँ पर तो आंसर तो हम ऑप्शन ए कर चुके हैं ना। तो लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन जो है ये अल्ट्रा शॉर्ट बोल दो या फिर रैपिड एक्टिंग प्रेपरेशन होती है इंसुलिन की। जैसे विच ड्रग इज एस टू का एंटागनिस्ट है बच्चों, एस टू ब्लॉकर वही टिडीन वाली ड्रग दे रखी होगी आपको। क्या कह रहे हैं, एस टू का एंटागनिस्ट है, यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर डिजीज को ट्रीट करने में यूज कर रहे हो। एच टू रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है, एस टू ब्लॉकर की बात है। टिडीन वाली ड्रग देख लो कौन सी दे रखे, रेंटेडिन दे रखे भाई हमारी। रेंटेडिन क्या एस टू एंटागनिस्ट है, इसको पेप्टिक अल्सर के लिए यूज करते हो। बाकी इसमें कौन सी रिंग है बच्चों, फ्यूरान रिंग है भाई, फ्यूरान है ना। तो फ्यूरान रिंग है रेंटेडिन में, जो फ्यूरोसिमाइड में भी होती है फ्यूरान रिंग, वो रेंटेडिन में भी होती है। ओमीप्राजोल प्राजोल वाले आपके पीपीआई होते हैं। मेट्रोडाजोल जो है इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है, एंटी अमीबिक होता है बच्चों। क्लैरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन ये आपके क्या मैक्रोलाइड्स में पड़ी कि नहीं पड़ी, बिल्कुल पड़ी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवर्स इफेक्ट पायराजीनामाइड, पायराजीन रिंग है, नाम से पता कर लो इसमें कौन सी रिंग है, पायराजीन रिंग है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, देखो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आते हैं, किस में आती है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आपका क्या आता है, पायराजीनामाइड। तो इसका एडवर्स इफेक्ट बताना क्या होता है बच्चों, एडवर्स इफेक्ट पायराजीनामाइड का क्या करा देगी, हाइपर यूरिसीमिया भाई, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देती है, ध्यान रखना है बच्चों, क्या करा देगी, हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देती है हमारी पायराजीनामाइड। ओके बाकी न्यूरोटॉक्सिटी करा देती है आपकी, आइसोनियाजिड जो होती है बच्चों पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करा देती है, इसलिए क्या देते हो, विटामिन B6 देते हो साइड साथ में है ना। ओके तो यहाँ पर हाइपर यूरिसीमिया याद रखना आप। मुझे तो फॉलोइंग इज बीटा एडर्जिक एंटागनिस्ट, तो बीटा ब्लॉकर में लोल वाली ड्रग देख लेना, बीटा ब्लॉकर में लोल वाली ड्रग होगी, जैसे कि आपको प्रोप्रानोलोल दिया है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रानोलोल आता है। एपिनेफ्रिन जो एड्रेनलिन होता है, तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में कौन सी ड्रग देते हो, एनाफाइलेक्टिक शॉक में एड्रेनलिन ही तो दिया जाता है। साल्ब्यूटामोल बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है बच्चों, ब्रोंकल अस्थमा में देते हैं इसको, ब्रोंकोडायलेटर होता है। ओके साल्ब्यूटामोल। एट्रोपिन बच्चों आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आता है। जैसे इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्राइंग प्रोसेस व्हाट इज द लाइफलाइजेशन कॉमन नोन, लाइफलाइजेशन को फ्रीज ड्राइंग सब्लिमेशन ड्राइंग बोलते हैं, जिसमें क्या होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है विदाउट द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। ओके तो फ्रीज ड्राइंग लाइफलाइजेशन सब्लिमेशन ड्राइंग सारी एक ही बात है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। विच इनहेलेंट इज प्राइमरली यूज्ड एज ब्रोंकोडायलेटर इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा के लिए बताना है बच्चों, अस्थमा में कौन सा दोगे, प्राइमरली यूज एज ब्रोंकोडाइलेटर, प्राइमरी तरीके से आप यूज करोगे इसको प्राइमरली, क्योंकि देखो अस्थमा में तो आपका साल्ब्यूटामोल हो गया, बैक्लोमिथासोन ये स्टीरॉइड्स में आते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड ऐसे एंटीकोलिनर्जिक होते हैं जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हो, लेकिन प्राइमरी तो हमने साल्ब्यूटामोल ही यूज करा है ना बच्चों। बाकी जो है क्रोमोलिन सोडियम जो है ये भी आपके आते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए। तो आंसर पे टिक कर दिया क्या आपने, तो आपका जो है ऑप्शन जो है साल्ब्यूटामोल करेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन, के लिए टेस्ट नहीं है बच्चों, नोट देख लेना इसको। डाइल्यूशन टेस्ट बिल्कुल आता है बच्चों, कंडक्टिविटी भी तो आता है, डिस्टिलेशन नहीं आता। यहाँ पर आपका डाई टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी, फ्लोरेसेंस टेस्ट आता है, बट डिस्टिलेशन कोई टेस्ट नहीं आता। रोवोल्फिया कम्स अंडर विच टाइप ऑफ ड्रग इन फार्माकोग्नोसी में, रोवोल्फिया कहाँ पड़ा है बच्चों, रोवोल्फिया एंटी हाइपरटेंसिव होता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली होती है, इंडोल एल्कलोइड्स में रोवोल्फिया आता है बच्चों। इसका रिजर्पिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है। रोवोल्फिया याद रखना क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग, ओरल रूट ऑफ डोज फॉर्म। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने इंपॉर्टेंट है बताना की जरूरत है नहीं। तो ओरल रूट का एडवांटेज जो होते हैं ना बच्चों, कन्वीनियंट है, नोट देख लो भाई, नोट दे रखे हैं, तो कन्वीनियंट एंड सेफ होता है, इकोनॉमिकल होता है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी अवॉइडेड, बट ऑनसेट ऑफ एक्शन देखो टार्डी मतलब स्लो होता है, तो इट इज नॉट एडवांटेज ना। तो ऑप्शन डी आपका नोट में आ गया। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन इज नोना पेप्टाइड सिक्रेटेड बाय, तो ऑक्सीटोसिन जो है आपका क्या है, नोना पेप्टाइड हार्मोन होता है, सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में मैंने आपको दो बताए, एक तो ऑक्सीटोसिन बताया, दूसरा वैसोप्रेसिन बताया, दोनों नोना पेप्टाइड हार्मोन होते हैं बच्चों। ठीक है तो आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है आपका कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ओके नेक्स्ट एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 if a drug contain any harmful or toxic substance which may render it injurious to health is deemed as, देखो हार्मफुल है, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो किसकी बात हो रही है, तो आपके अडल्टरेशन, कोई अडल्ट्रेटेड ड्रग है बच्चों, अडल्ट्रेशन हो रखी है, तो ऑप्शन बी अडल्ट्रेटेड ड्रग आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मिस ब्रांडेड कौन सी है, अडल्ट्रेटेड कौन सी, स्पूरियस कौन सी है, सारी आपको याद होनी चाहिए।
अच्छे से स्पूरियस में आपने एसएसआई याद कर रखा है ना। मिस ब्रांडेड में कोई मतलब इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, इफ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, है ना। इफ इट्स नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, सब आपको मिस ब्रांडेड में आता है। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिड्रियाटिक, नहीं है बच्चों, मिड्रियासिस नहीं कराएगा, मतलब कि मियोसिस करा रहा होगा, मिड्रियासिस नहीं करा रहा। तो देखो आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है वो आपकी मिड्रियासिस कराती है ना, एंटीकोलिनर्जिक जो होती है। तो देखो इसमें साइक्लोपेंटोलेट जो है एंटीकोलिनर्जिक में आता है, ट्रोपिकामाइड एंटीकोलिनर्जिक है। फिनाइल एफ्रिन मैंने आपको अभी बताया मिड्रियासिस कराएगा, अल्फा 1 का एगोनिस्ट है, मिड्रियासिस कराएगा, प्लस नेजल डिकंजेसेंट होता है। 3 बातें बताई मैंने आपको, इसकी तो इकोथायोफिट आपका आंसर हो गया, जो कि मिड्रियाटिक नहीं होता बच्चों के। जैसे हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी एंड सपोर्टिंग फीटल डेवलपमेंट, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, फीटल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा कौन सा, प्रोजेस्टेरोन करता है ना। बाकी एस्ट्रोजन है आपका, प्रोलैक्टिन जो है मिल्क के प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, बाकी टेस्टोस्टेरोन है। तो आपका जो प्रोजेस्टेरोन करेक्ट है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बहुत सारे फंक्शन है, कौन कौन से, रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, सपोर्ट करेगा प्रेगनेंसी को, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट में भी इसका फंक्शन है। ए लिपिड स्टोरेज डिजीज कोज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसिडेज एंजाइम इज कॉल्ड, तो कौन सी डिजीज है ये, ग्लूकोसेरिब्रोसिडेज एंजाइम के एब्सेंस की वजह से। गोचर है नीमन पिक में स्फिंगोमाइलेज एंजाइम डेफिशिएंट था, फेब्राई या फिनाइल क्यूटोन्यूरिया। तो यहाँ पर आपका गोचर डिजीज में क्या होता है, ग्लूकोसेरिब्रोसिडेज एंजाइम का एब्सेंस है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार देख लो, नीमन पिक डिजीज में बच्चा आपका स्फिंगोमाइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, फार्बर में सिरामिडेज, गोचर में बीटा ग्लूकोसिडेज, फेब्राई में अल्फा गैलेक्टोसिडेज, टे सैक डिजीज में हेक्सोजामिनिडेज और क्राबेज में बीटा गैलेक्टोसिडेज। ओके, बाकी फिनाइल क्यूटोन्यूरिया जो होता है इसमें कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है, फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज। ओके, तो ये फिनाइल एलिन के उसको ब्रेक करने के लिए रिक्वायर होता है ये एंजाइम। ओके, अब एंजाइम नहीं होगा तो फिनाइल एलिन का ब्रेक डाउन ही नहीं होगा, तो वो अक्यूमुलेट हो जाएगा। ओके, जैसे नेम द प्रोसेस जिसमें ऑन हीटिंग सॉलिड गेट कन्वर्टेड टू वेपर विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, वो ये फ्रीज ड्राइंग, लाइफ्लेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग, वो ये ऑप्शन 1 में आपको दे रखा सब्लिमेशन। जैसे क्लियर प्लेजेंटली फ्लेवर्ड स्वीटेंड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रेपरेशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये हमारे एलिक्सर्स होते हैं। क्या बताया, डोएज फॉर्म की डेफिनेशन बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल आपको बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछे कि इसके बारे में आप बता दो, फटाफट से बता पाओ कि एलिक्सर क्या होते हैं। एलिक्सर क्लियर प्लेजेंटली फ्लेवर्ड स्वीटन, ये हाइड्रो एल्कोहलिक वर्ड जरूर याद करना है इसके लिए, है ना। तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। बाकी लोशंस और लिनीमेंट्स के लिए आपने पढ़ाई है भाई, लिनीमेंट्स को आप फ्रिक्शन के साथ अप्लाई करते हो तो ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन लोशंस को अप्लाई कर सकते हो ब्रोकन स्किन पे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट हमने कौन सी बीसीजी पढ़ी है ना, बीसीजी बैसिलस ऑफ कार्मेटन ग्वेरिन। इंट्राडर्मल रूट से बीसीजी को देते हो, इंट्राडर्मल रूट से बीसीजी को दिया जाता है, फुल फॉर्म याद कर लेना, टीबी के अगेंस्ट देते हो इसको। पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट, तो पेस्ट जो होते हैं इनमें ना फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना पेस्ट ऑइंटमेंट से कैसे डिफर कर रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉलोइंग मेथड एनहांस द एक्सक्रीशन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग लाइक एस्प्रिन, वीकली एसिडिक ड्रग के एक्सक्रीशन आपने एनहांस करना तो यूरिन को एल्कलाइन कर दो, और अगर एल्कलाइन ड्रग है तो यूरिन को एसिडिफाई कर दो। ऑपोजिट करना है, ऑपोजिट अगर होगा एसिडिक ड्रग जो है वो बेसिक एनवायरनमेंट में जाएगी तो आयोनाइज हो जाएगी, आयोनाइज फॉर्म एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। कह रहे हैं एक्सक्रीशन वीकली एसिडिक ड्रग लाइक एस्प्रिन, तो क्या करना है आपने यूरिन को एल्कलाइन कर दो, एल्कलाइजेशन कर दो यूरिन का। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग लिपिड सोल्यूबल पाबा एस्टर लोकल एनेस्थेटिक, लिपिड सोल्यूबल है, पाबा एस्टर लोकल एनेस्थेटिक की बात हो रही है बच्चों, लिपिड सोल्यूबल है और एस्टर है, एस्टर तो लिग्नोकेन तो अमाइड है, ब्यूपिवाकेन भी अमाइड है, प्रोकेन अमाइड भी अमाइड है, तो टेट्राकेन बच्चों इसमें एक आई हो रहा है, ये एस्टर डेरिवेटिव में आता है, ऑप्शन 4 है ना। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आपने सारा पढ़ा हुआ है, क्लासिफिकेशन का अलग से वीडियो दिया हुआ है बच्चों, पढ़ लेना उसको। डैश इज स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, तो एडीएमई की स्टडी कहाँ पर आती है, एंड द रिलेशनशिप टू फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स। एडीएमई की स्टडी आपका फार्माकोकाइनेटिक में आता है, फार्माकोकाइनेटिक में फार्माकोडायनेमिक में ड्रग क्या करेगी, ड्रग डस टू द बॉडी, और बॉडी डस टू द ड्रग आपका फार्माकोकाइनेटिक, इसमें एडीएमई की स्टडी आप लोग पढ़ते हो। क्लोरप्रोमाजिन कंटेंट डैश मोटी, क्लोरप्रोमाजिन में फिनोथायाजिन रिंग है बच्चों, याद रखना फिनोथायाजिन डेरिवेटिव है। इंडोल रिंग तो ये आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग में आती है, एंटीसाइकोटिक को आप न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हो। इंडोल में इंडोमिथासिन में इंडोल रिंग है। कोमैरिन डेरिवेटिव में आपने वॉरफेरिन पढ़ा है बच्चों। क्विनोलिन डेरिवेटिव आपके क्विनिन क्विनिडिन जो होते हैं क्विनोलिन डेरिवेटिव में आते हैं। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड एरोमेटिक आर ग्रुप। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड में कौन कौन सा बताया, फिनाइल एलेनिन बताया, टायरोसिन ट्रिप्टोफन आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जिसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है, प्रोलाइन इमिनो एसिड में आता है, मिथ्योनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आता है। ओके, ट्यूबरक्लोसिस मेनली डैश इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस कौन सा इन्फेक्शन है, आर्थ्रोपोड बोन डिजीज में आपका मलेरिया आ जाएगा, जैसे वाटर बोर्न में जैसे कोलेरा, डिजेंट्री, ये सब वाटर बोर्न टाइफाइड है ना। एयरबोर्न में आपका आ जाएगा बिल्कुल ट्यूबरक्लोसिस जो है ये एयरबोर्न डिजीज में हमारा आ जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस किस में आएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है, एयरबोर्न में ट्यूबरक्लोसिस आता है, बाकी सरफेस बोर्न दिया। ओके, तो ये एयरबोर्न डिजीज वाला भी कई बार क्वेश्चन बना है, आपको याद रखनी है। एयरबोर्न डिजीज जो है वो हमारी टीबी याद रख लो, है ना, जैसे और मीजल्स भी आपकी यही होती है, चिकन पॉक्स हो गया, है ना, तो ये सारी इसी में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारा इसका सेकेंड पार्ट। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स, अगार, पैक्टिन, जिलेटिन, स्टार्च। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।